वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममिति का तल और सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी सममिति के केंद्र पर बात कर चुके हैं। सममिति का तल वह काल्पनिक तल होता है जिसके द्वारा आप किसी मॉलिक्यूल को दो बराबर के हिस्सों में बांट देते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसके इक्वल हाफ हो जाएंगे, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसके इक्वल हाफ नहीं होंगे। नॉर्मली आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं, उनमें से ज़्यादातर ऑब्जेक्ट को आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, परंतु फिर भी कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। जैसे मैं कहूँ एक शू होता है, शूज मतलब एक जूता होता है। आप एक जूते के दो बराबर के हिस्से नहीं कर सकते हैं। आप उसे किसी भी प्लेन से कट करके देख लीजिएगा, उसके दो इक्वल हाफ नहीं होंगे। तो नेचर में मॉलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, उनके इक्वल हाफ हो जाएंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, उनके इक्वल हाफ नहीं होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई दे जाए, यानी एक से ज़्यादा प्लेन से आप उन्हें अगर कट करें तो उनके इक्वल हाफ बन जाएंगे। तो ध्यान देना, जैसे मैं आपसे कहूँ टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में आप वर्टिकल प्लेन भी लगा सकते हैं और हॉरिजेंटल प्लेन भी लगा सकते हैं, बशर्ते ध्यान रहे इक्वल हाफ बनेंगे तो ही आप उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहोगे। तो जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लूँ, CH4। ये टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल जियोमेट्री की खास बात होती है कि दो बॉन्ड जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? प्लेन में। ठीक है, तो ये कार्बन और दो हाइड्रोजन तो प्लेन में आ जाएंगे। एक बॉन्ड हमेशा इस प्लेन से कहाँ निकलेगा? बाहर की तरफ। इसे वेज बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? वेज बॉन्ड। तो ये बाहर आ जाएगा। एक बॉन्ड जाएगा इसके पीछे की तरफ, जिसे डैश बॉन्ड कहेंगे, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन इसी प्लेन में है। ठीक, बोर्ड वाले प्लेन में है। ये वाला जो बॉन्ड है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहे हैं। ये वाला बॉन्ड डैश बॉन्ड और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन के पीछे की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है तो आप इस तरह से इसको कट कर सकते हैं। जब आप इसको ऐसे कट करेंगे तो जो प्लेन में आएगा HCH, इनके इक्वल हाफ हो जाएंगे। मतलब आधा H बाहर आ जाएगा, आधा H पीछे चला जाएगा। आधा कार्बन बाहर वाले हिस्से में, आधा कार्बन पिछले हिस्से में। ये भी आधा H बाहर वाले हिस्से में, आधा पिछले हिस्से में। तो आप ऐसे कट कर रहे हो ना, ऐसे, तो ये तो आधे आधे हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन प्लेन में नहीं है, कहाँ है? प्लेन से बाहर। इसलिए जब आप इसको कट करेंगे तो ये हाइड्रोजन जो प्लेन से बाहर है कहाँ आएगा? बाहर वाले हिस्से में। ये हाइड्रोजन भी प्लेन में नहीं है, ये प्लेन के कहाँ है? पीछे। तो जब आप इसको ऐसे कट करेंगे तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? प्लेन के पीछे। चूँकि ये दोनों हाइड्रोजन सेम हैं, इसलिए जब आप इसको ऐसे कट करोगे तो बाहर वाले हिस्से को भी हाइड्रोजन मिलेगा और पिछले हिस्से को भी हाइड्रोजन मिलेगा, यानी इसके इक्वल हाफ हो जाएंगे। कैसे? आप इस प्लेन से कट करें। इस प्लेन से मतलब जैसे मैंने एक प्लेन बना दिया कि भाई ये प्लेन है, इस प्लेन से कट करने वाला हूँ। ये प्लेन बोर्ड के प्लेन में ही है, इसलिए वो बॉन्ड जो बोर्ड के प्लेन में है इस प्लेन में आ जाएंगे। कौन कौन से बॉन्ड हैं? CH बॉन्ड और CH बॉन्ड। तो ये कार्बन इसी प्लेन में आ गया, यहाँ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी इसी प्लेन में आ जाएगा, यहाँ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी इसी प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको इसी प्लेन से कट करोगे तो इस हाइड्रोजन के दो इक्वल हाफ बनेंगे, आधा H बाहर और आधा पीछे की तरफ। तो हाफ बाहर और हाफ ही पीछे की तरफ, दो हिस्से हो जाएंगे। ऐसे ही इसके भी दो हिस्से होंगे, आधा बाहर की तरफ और आधा पीछे की तरफ। कार्बन के भी दो हिस्से होंगे, आधा कार्बन इधर और आधा कार्बन पीछे की तरफ। ठीक, लेकिन ये वाला बॉन्ड तो प्लेन से बाहर आ रहा है, तो ये जो वेज बॉन्ड है ये दरअसल कहाँ है? ये दरअसल प्लेन से बाहर है। ठीक है, इसलिए जब आप इसको ऐसे कट करेंगे तो ये हाइड्रोजन दरअसल प्लेन से बाहर है, इसलिए ये हाइड्रोजन बाहर वाले हिस्से में आएगा। ये जो डैश बॉन्ड है ये प्लेन के कहाँ होगा? पीछे की तरफ। और अगर ये पीछे की तरफ होगा तो जब आप इसको ऐसे कट करेंगे तो ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, इसलिए ये हाइड्रोजन पिछले हिस्से को मिलेगा। अब देखो, जब आप इस प्लेन से कट कर रहे होंगे
तो सामने वाले हिस्से को ये हाइड्रोजन और पिछले वाले हिस्से को ये वाला हाइड्रोजन, यानी इधर वाले हिस्से को भी हाइड्रोजन मिलेगा और पिछले वाले को भी हाइड्रोजन मिलेगा। दोनों हाइड्रोजन सेम है इसलिए इक्वल हाफ हो जाएंगे। आधा हो गया ये H, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, एक H बाहर आ गया और एक H पीछे चला गया, यानी पिछले हिस्से को चला गया, इक्वल हाफ बने हैं। इसका मतलब ये इसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब ये प्लेन अगर वर्टिकल है तो आप इसके लिए हॉरिजेंटल प्लेन भी लगा सकते हैं। हॉरिजेंटल प्लेन से मतलब क्या है, आप इसको ऐसे देखो, अभी तो आपने कैसे प्लेन लगाया है, ऐसे। अब आप ऐसे भी लगा सकते हैं बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक, जब आप ऐसे प्लेन लगाएंगे तो ध्यान रहे जो बॉन्ड बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है, ये वाला बॉन्ड कैसा है, प्लेन में या प्लेन से बाहर, बोर्ड के प्लेन से बाहर है, यानी ये बॉन्ड ऐसे आ रहा होगा, ये वाला बॉन्ड बोर्ड के प्लेन के पीछे जा रहा होगा। ठीक, तो जब आप ऐसे प्लेन लगाएंगे ना तो जो बॉन्ड बाहर आ रहा है वो इसी प्लेन में आ जाएगा और जो बॉन्ड पीछे जा रहा है वो भी इसी प्लेन में आ जाएगा, क्योंकि जब आप बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन लगाएंगे तो उस प्लेन का आधा हिस्सा बाहर निकलेगा और आधा हिस्सा पीछे की तरफ जाएगा। तो जो हिस्सा बाहर निकलेगा उसमें ये हाइड्रोजन आ जाएगा और जो हिस्सा पीछे की तरफ जाएगा उसमें ये हाइड्रोजन आ जाएगा। यानी अगर आप ऐसे हॉरिजेंटल प्लेन लगाते हैं तो वेज और डैश बॉन्ड दोनों ही प्लेन के अंदर आ जाएंगे। ठीक, तो मैं हॉरिजेंटल प्लेन बना देता हूँ। मान लो ये इस तरह से एक प्लेन है। ये प्लेन कैसे रखा हुआ है, दरअसल ये प्लेन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। परपेंडिकुलर से मतलब ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये प्लेन ऐसे रखा है तो इस प्लेन में कार्बन आएगा और वेज बॉन्ड आ जाएगा और डैश बॉन्ड आ जाएगा। आगे वेज बॉन्ड पे जो हाइड्रोजन रखा है वो भी इसी प्लेन में आएगा, डैश बॉन्ड पर जो हाइड्रोजन रखा है वो भी इसी प्लेन में आएगा, क्योंकि ये प्लेन तो ऐसे है ना, बोला है कि नहीं। ये और ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन में है। जब मैं इसको ऐसे कट करूँगा तो ये हाइड्रोजन भी इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ये भी इक्वल हाफ में और कार्बन भी, तो इनकी तो कोई टेंशन नहीं है, इक्वल हाफ बनेंगे। आधा हाइड्रोजन ऊपर आधा हाइड्रोजन नीचे, आधा हाइड्रोजन ऊपर आधा नीचे, आधा कार्बन ऊपर आधा नीचे। लेकिन जब मैं इसको ऐसे कट करूँगा तो ये तो प्लेन में आ जाएंगे, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन कहाँ होगा, प्लेन से ऊपर। तो एक हाइड्रोजन हमें दिखाई देगा प्लेन से ऊपर। जब मैं इसको इस प्लेन से कट करूँगा तो एक हाइड्रोजन कहाँ होगा, प्लेन के नीचे। तो एक हाइड्रोजन मुझे ऐसे प्लेन के नीचे भी दिखाई देगा। ठीक है, तो जब मैं इस प्लेन से कट करूँगा इसको तो इसके इक्वल हाफ हो जाएंगे, इसके इक्वल हाफ हो जाएंगे, इसका इक्वल हाफ हो जाएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन ऊपर जाएगा तो एक हाइड्रोजन नीचे आएगा, यानी ऊपर वाले हिस्से को भी हाइड्रोजन मिलेगा और नीचे वाले हिस्से को भी हाइड्रोजन मिलेगा, यानी दो इक्वल हाफ फिर से बन जाएंगे। तो आप इस प्लेन से भी कट करके देख लें, ऊपर H चला जाएगा तो नीचे वाले हिस्से को भी H मिलेगा, यानी ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ही है। लेकिन इस बार ये प्लेन हॉरिजेंटल है। ठीक है, तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में आप किसी भी तरह का प्लेन लगा सकते हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी। बस ध्यान रखना है कि इक्वल हाफ बनने चाहिए। ये बड़ा सिंपल है भाई इस प्लेन को लगाना। तो देखो आप ऐसे देख लें, ये आपका टेट्राहाइड्रल है, यही तो है, दो बॉन्ड प्लेन में, एक आपकी तरफ और एक आपसे दूर। ठीक, अब ये प्लेन कैसे लगाया, ऐसे, मतलब आपने ऐसे कट किया है। जब आप ऐसे कट करेंगे तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे। ऐसे कट करोगे इधर वाले हिस्से में ये पेन आएगा, ऐसे कट करोगे इधर वाले हिस्से में ये पेन चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे कट करो इधर वाले हिस्से में ये, इधर वाले हिस्से में ये जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। इसका मतलब आप इसके दो इक्वल हाफ कर सकते हैं। कब, अगर यहाँ भी से वो सेम ग्रुप हो और यहाँ भी हो, यानी यहाँ और यहाँ जुड़े हुए ग्रुप अगर सेम है तो इधर वाले हिस्से में जो ग्रुप आएगा वैसा ही ग्रुप इधर वाले हिस्से में भी आएगा और इक्वल हाफ हो जाएंगे। तो ये ऐसे ही है, ये कट गया, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो इधर हाइड्रोजन मिलेगा तो इधर भी हाइड्रोजन मिलेगा। सही है। ये प्लेन हमने कैसे लगाया है, ये वाला प्लेन तो ऐसे है बोर्ड के प्लेन में, ये वाला प्लेन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये प्लेन हमने ऐसे लगाया। तो अगर हम ऐसे प्लेन लगाएंगे ना तो भी इसके दो इक्वल हाफ हो जाएंगे, क्योंकि ये तो कट जाएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, प्लेन ऐसे आगे बढ़ेगा। जब प्लेन ऐसे आगे बढ़ेगा तो ऊपर वाले हिस्से को ये मिलेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा नीचे वाले हिस्से को ये मिलेगा। क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों ही जगह हाइड्रोजन है, इसलिए जब मैं ऐसे कट करूँगा
तो ऊपर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और नीचे भी क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, तो भी इक्वल हाफ हो जाएंगे। तो ये हॉरिजेंटल प्लेन और ये परपेंडिकुलर प्लेन। तो आप कैसा भी प्लेन लगा सकते हैं और दोनों से ही इक्वल हाफ बनते हैं, तो आप कहेंगे दोनों ही उसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का कोई भी प्लेन ना लगता हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, CHCl Bri, ठीक, यहाँ कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप H है, Cl है, Br है, I है, यानी चारों ही ग्रुप डिफरेंट हैं। तो देखो जरा, ये कार्बन, इसके दो बॉन्ड तो होंगे प्लेन में, एक है H और एक मान लो Cl, एक होगा वेज बॉन्ड, आउट ऑफ प्लेन होगा, वहाँ मान लो Br है, एक होगा डैश बॉन्ड जो बोर्ड के पीछे होगा और वहाँ मान लेते हैं I है, ठीक है। क्या आप इसके दो इक्वल हाफ कर सकते हैं? आप इसको ऐसे कट करेंगे, Cl कट जाएगा, H कट जाएगा, C कट जाएगा, लेकिन सामने वाले हिस्से को क्या मिलेगा, Br, और पिछले हिस्से को क्या मिलेगा, I। तो सामने वाले हिस्से को Br और पिछले को I, तो क्या इक्वल हाफ होंगे? नहीं। इक्वल हाफ हो सकती थी अगर यहाँ और यहाँ सेम ग्रुप होते, तो इस तरह से इक्वल हाफ हो जाते, लेकिन यहाँ तो सेम ग्रुप नहीं है। यानी अगर मैं इस प्लेन से कट कर रहा हूँ, इस प्लेन से, ये कार्बन, ये H, तो इसके तो दो हाफ हो जाएंगे, ये Cl, इसके भी दो हाफ हो जाएंगे, सामने वाले हिस्से को मिल जाएगा ये वाला Br, और पिछले हिस्से को मिल जाएगा यहाँ आने वाला I। तो पिछले हिस्से को I और सामने वाले हिस्से को Br, अलग अलग ग्रुप मिले हैं, इक्वल हाफ नहीं होंगे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक। अब हॉरिजेंटल प्लेन लगा दें। जब हॉरिजेंटल प्लेन लगाते हैं ऐसे, तो वेज और डैश बॉन्ड कहाँ आते हैं, प्लेन में, ये बॉन्ड ऊपर और ये बॉन्ड प्लेन के नीचे होता है। तो मैं इस पर ऐसे प्लेन लगा रहा हूँ, ठीक है। जब ऐसे प्लेन लगाऊंगा तो Br और I तो कहाँ आ जाएंगे, प्लेन में, H कहाँ चला जाएगा, ऊपर, लेकिन इस प्लेन के नीचे क्या आएगा, Cl, यानी Cl तो है प्लेन के नीचे और H है प्लेन के ऊपर। क्या इक्वल हाफ बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो देखो जरा, मैं ऐसे प्लेन लगा रहा हूँ, ये हॉरिजेंटल प्लेन है, ये प्लेन कैसे रखा होगा, ऐसे रखा होगा, ठीक है। जब ऐसे रखा होगा ये प्लेन, तो जरा देखें, ऐसे रखा होगा ये प्लेन। अब देखो, इस प्लेन में कौन आ गया, कार्बन, वेज बॉन्ड आ गया और डैश बॉन्ड आ गया। वेज बॉन्ड पर कौन है, Br, तो जो प्लेन में आएगा उसके तो इक्वल हाफ हो जाएंगे, आधा Br प्लेन के ऊपर चला जाएगा, आधा Br प्लेन के नीचे चला जाएगा। इधर कौन आएगा, इधर आएगा I, इसलिए इसके भी इक्वल हाफ हो जाएंगे, आधा I ऊपर चला जाएगा और आधा I प्लेन के नीचे आ जाएगा। लेकिन जब मैं प्लेन ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, जब प्लेन ऐसे लगाऊंगा तो ये H कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये H चला गया ऊपर। ऐसे प्लेन लगा रहा हूँ तो ये वाला Cl कहाँ आएगा, प्लेन के नीचे, तो ये आ गया Cl प्लेन के नीचे। अब देखो, ऊपर वाले हिस्से को H मिला, नीचे वाले हिस्से को Cl, क्या इक्वल हाफ बने हैं? नहीं। इसका मतलब ये भी POS नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देने वाला नहीं है। ध्यान रखेंगे, जब भी कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हो ना, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, किसी भी तरह से नहीं होता। 2 प्लेन मैंने आपके सामने लगा दिए हैं, दोनों से ही इक्वल हाफ नहीं बन रहे हैं, यानी इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। और ये याद रखना होगा आपको कि जब भी 4 कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। देखो, एक टर्म होती है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, हिंदी में कहते हैं असममित अणु। क्या होता है ये? तो देखो, मॉलिक्यूल इन विच all symmetrical elements are absent together, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सभी सिमेट्रिकल एलिमेंट एब्सेंट हो, यानी कोई भी सिमेट्रिकल एलिमेंट उसके अंदर ना हो। मैंने आपको बताया है
कि टोटल 23 सिमेट्रिकल एलिमेंट होते हैं। यदि मॉलिक्यूल में 23 में से कोई भी सिमेट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि सारे के सारे सिमेट्रिक एलिमेंट एब्सेंट हैं, तो फिर वो मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिक होता है। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए एक खास बात है कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकल एक्टिव, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा जरूर। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी सिमेट्री का एलिमेंट नहीं है, सारे सिमेट्री के एलिमेंट एब्सेंट हैं, तो वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा, असम्मित होगा। और असम्मित अणु जो होते हैं ना, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव होने से मतलब है कि वो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करते हैं, और रोटेट करते हैं तो फिर दो बातें होंगी, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स की दो फॉर्म होती हैं, एक वो फॉर्म जो क्लॉकवाइज रोटेशन दे रही होगी, और एक वो जो एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज दे रही होगी इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी या प्लस से लिखोगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगी उसको लीवो रोटेटरी स्मॉल एल या माइनस से लिखोगे। ठीक, यानी ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स पीपीएल को रोटेट करेगा, उसकी दो फॉर्म होंगी डी और एल, यानी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसके दो आइसोमर बनेंगे, एक डी होगा और दूसरा एल। लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल होगा? जिसके अंदर सभी सिमेट्री के एलिमेंट एब्सेंट होंगे, यानी वो असम्मित अणु होगा। अब देखो सिमेट्री के एलिमेंट तो 23 है, मगर 23 तो हमने देखे ही नहीं है। ठीक है, और हमें उसकी नीड भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आइडियल कंडीशन तो ये होती है कि सभी अगर सिमेट्रिकल एलिमेंट एब्सेंट हैं तो वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। लेकिन एक और टर्म होती है, वो होती है डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल ये क्या होता है भाई? तो देखो, मॉलिक्यूल in which all symmetrical element in which POS and COS, POS जानते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और COS जानते हो सेंटर ऑफ सिमेट्री, आर एब्सेंट टुगेदर। यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर POS और COS दोनों ही एब्सेंट हो, वो डिससिमेट्रिक होता है। और ख़ास बात यह है कि डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल आर जनरली ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव यानी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए 23 एलिमेंट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना देख लेना है कि उसके अंदर POS और COS है या नहीं है। अगर POS और COS दोनों ही एब्सेंट हैं तो मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक होगा। डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तो हमें किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये चेक करना हो कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, तो हम बस दो फैक्टर देखेंगे, दो सिमेट्रिक एलिमेंट देखेंगे। एक देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर दोनों ही नहीं है तो फिर मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक होगा। डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसकी भी दो फॉर्म होंगी, वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यानी अगर आपके सामने कोई मॉलिक्यूल रखा जाए और आपसे कहा जाए कि बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो आपने क्या करना है? मॉलिक्यूल्स को 3D में रोटेट करके घुमा फिरा कर अच्छे से समझना है, और फिर देखना है क्या उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या उसके दो इक्वल हाफ किए जा सकते हैं। फिर देखना है क्या उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर दोनों ही नहीं है तो मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसकी दो फॉर्म होंगी, एक डी और एक एल, स्मॉल वाला डी और स्मॉल वाला एल। ठीक, अगर दोनों में से कोई भी एक है या दोनों ही है तो फिर वो डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं होगा, उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो अब हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स में चेक करेंगे कि उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं है। चेक क्या करना है? POS और COS करना है। कैसे? अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में POS है और COS भी है तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा। अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में POS तो है
लेकिन COS नहीं है, तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए दोनों का एब्सेंट होना जरूरी है। अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में POS नहीं है लेकिन COS है, तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तब भी नहीं होगा। तो फिर देखो, जब POS भी नहीं हो और COS भी नहीं हो तो मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक हो जाएगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए आप उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें। अगर दोनों ही एब्सेंट हैं तो फिर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ध्यान रखोगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि असममित अणु क्या होते हैं तो आप कहेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे अणु जिनमें सभी सिमेट्री के एलिमेंट एब्सेंट हों वो असममित अणु होते हैं, और वो तो मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, वो तो ऑप्टिकल एक्टिव होते ही हैं, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आइडियल कंडीशन है। लेकिन आपको 23 चेक करने की जरूरत नहीं है। जनरली ये देखा गया है कि जिनके अंदर POS और COS यानी दो सिमेट्रिक एलिमेंट ये दोनों नहीं है तो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ कुछ मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको चेक करना है कि उसके अंदर POS यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, COS यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, और अगर इनके आधार पर डिसाइड करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखोगे। अब इसमें मैं सबसे पहला मॉलिक्यूल आपको बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल CH4 दे रहा हूँ। ज़रा सोच कर बताओ, क्या CH4 के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है? तो आपको पता है कि ये एक टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है, और टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल्स में अगर सभी ग्रुप एक जैसे हों तो उसके अंदर बहुत आसानी से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे जाएगा। कैसे? आप वर्टिकल प्लेन लगा दें, चाहे आप हॉरिजेंटल प्लेन लगा दें। वर्टिकल प्लेन लगाएंगे ऐसे तो सामने वाले हिस्से को मिल जाएगा H और पीछे वाले हिस्से को भी मिलेगा H, इक्वल हाफ बन जाएंगे। यानी ये उसके लिए क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी अभी बात की है, यानी इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। हमको तो एक ही चेक करना है, कहीं से भी मिल जाए, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, इसका मतलब इक्वल हाफ तो हो ही जाएंगे ना, तो POS होता है। ठीक, अब बात करें COS की। COS क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी किसी मॉलिक्यूल का वो सेंटर जहाँ से आप अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस तक जाएं तो आपको एक जैसा एनवायरनमेंट दिखाई दे। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, ये सेंटर है, मैं यहाँ से इधर जाता हूँ तो मुझे एक लाइन दिखाई दे रही है, ऐसी दे रही कि नहीं दे रही? तो फिर अपोजिट उतनी ही डिस्टेंस पर ऐसी ही लाइन दिखाई देनी चाहिए जो दे रही है मुझे, दे रही कि नहीं दे रही? अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो फिर मुझे एक ऐसी लाइन दिखाई दे रही है, तो अपोजिट नीचे की तरफ उतनी ही डिस्टेंस पर वही इन्वायरमेंट दिखाई देना चाहिए, दे रहा है। अगर मैं इस तरफ भी जाता हूँ तो मुझे ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो फिर अपोजिट जाऊँ तो भी मुझे ऐसा ही पॉइंट दिखाई देना चाहिए। यानी इस सेंटर के चारों ओर अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर सेम इन्वायरमेंट आता है। ठीक है, इसलिए ये जो पॉइंट है ना, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक, अब बात करें हम लोग टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री की। तो टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री ऐसी होती है, इस तरह की। यही तो है टेट्राहाइड्रल, बोलो है कि नहीं है? तो अब आप देखो, इस पॉइंट से ये सेंटर है, यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? H। तो डेफिनेटली नीचे जाने पर भी क्या मिलना चाहिए? उतनी ही डिस्टेंस पर H, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। ठीक है, इधर चलो, इस पॉइंट से इधर गया, मुझे क्या मिल रहा है? H। तो इस पॉइंट से इधर आने पर H है, तो फिर अपोजिट जाने पर भी उतनी ही डिस्टेंस पर क्या मिलना चाहिए था? H। क्या मुझे H मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कुल मिला के हमेशा याद रखना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री के अंदर कभी भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई देने वाला नहीं है। ठीक, इसका मतलब चाहे उससे कैसे भी ग्रुप जुड़े हों, सेम जुड़े हों, डिफरेंट जुड़े हों, लेकिन कभी भी आपको उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई नहीं देगा। बड़ा सिंपल है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो भाई, यही तो है टेट्राहाइड्रल, है कि नहीं है? ध्यान दें। ठीक, अब देखो, मैं इस पॉइंट से ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ एक ग्रुप मिलेगा मुझे, तो वैसा ही ग्रुप इस पॉइंट से नीचे भी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं है। है क्या? नहीं है। जब मैं इस पॉइंट से इधर जा रहा हूँ तो मुझे एक ग्रुप यहाँ मिलेगा, तो वैसा ही ग्रुप मुझे इस पॉइंट से अपोजिट साइड में मिलना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इधर ग्रुप है लेकिन अपोजिट नहीं है, इधर ग्रुप है
लेकिन अपोजिट नहीं है, तो इसके अंदर कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब इसके अंदर COS नहीं है, लेकिन POS तो है। अगर दोनों ही एब्सेंट हों तो ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों प्रेजेंट हो या कोई एक भी प्रेजेंट हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? इनएक्टिव होगा, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला नहीं है। क्लियर? याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जरा सोच कर बताना। मान लो ये है CH2ClBr, ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। आपको चेक करके बताना है कि ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है, एक कार्बन है, उससे 4 ग्रुप जुड़े हैं, 2H, 1 Cl और 1 Br। सबसे पहले टेट्राहाइड्रल बनाएं। अब देखो, मैंने कहा प्लेन आप कई तरह से लगा सकते हैं, पर सबसे सिंपल तरीका जो मैं आपको बताता हूँ, आप नॉर्मली ये वर्टिकल प्लेन ही लगाया करें और वेज और डैश पर उन ग्रुप को रखा करें जो सेम होते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आसानी से आपको पता चल जाएगा कि POS है या नहीं है। तो देखो, इसके 4 बॉन्ड होंगे, ऐसे 2 प्लेन में होंगे, एक वेज बॉन्ड होगा और एक होगा डैश बॉन्ड होगा। वेज और डैश पर हमेशा उनको रखें जो सेम होते हैं और वर्टिकल प्लेन लगाएं, तो आपको आसानी से इक्वल हाफ बनते दिख जाएंगे, अगर बन रहे होंगे तो, अगर यहाँ ग्रुप सेम आ गए तो। ठीक, तो 2H है ना अपने पास, तो एक H हम यहाँ रख दें और एक H यहाँ रख दें। ठीक, यहाँ Cl और यहाँ क्या है Br, तो यहाँ Cl और यहाँ Br। क्या आप इसके इक्वल हाफ कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ऐसे कट कर दो, एक H बाहर आ जाएगा, एक H पीछे चला जाएगा, यानी अगेन वही वर्टिकल प्लेन लगा दो। वर्टिकल प्लेन लगाओगे तो प्लेन में आने वाले Cl के 2 हिस्से हो जाएंगे, Br के भी 2 हिस्से हो जाएंगे, बाहर वाले हिस्से को मिल जाएगा H, तो पीछे वाले हिस्से को भी क्या मिलेगा? H। इक्वल हाफ बन गए। इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है इसके अंदर। तो पहली कंडीशन पूरी है कि इसके अंदर POS है। ठीक, दूसरी बात देखो, क्या इसके अंदर COS है? मैंने अभी भी कहा कि टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री कैसी भी हो उसमें कभी COS नहीं होता। चेक करो, यहाँ से सेंटर है, यहाँ से ऊपर आओगे क्या मिलेगा? Cl। तो फिर नीचे जाने पर उतनी ही डिस्टेंस पर क्या मिलना चाहिए? Cl। क्या है Cl? नहीं है। इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ये वापस से वही मॉलिक्यूल बन गया कि POS है और COS नहीं है। दोनों एब्सेंट होते तो एक्टिव होता, कोई एक भी प्रेजेंट है तो फिर इनएक्टिव ही होगा। इसका मतलब ये भी इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, यानी इसके अंदर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, ये भी PPL को रोटेट नहीं करेगा, इसके भी 2 फॉर्म नहीं होंगे। यानी जब रोटेट ही नहीं करेगा तो फिर ये तो कैसे कहेंगे कि दाईं तरफ घुमाएगा या बाईं तरफ घुमाएगा? यानी ये तो कैसे कहोगे कि D फॉर्म है या L? D और L तो तभी बनेंगे जब रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज होगा तो D, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो L। इसका मतलब इसकी 2 फॉर्म नहीं होंगी, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है और ये ऑप्टिकली कैसा है? इनएक्टिव है। क्लियर? अब मैं आपको एक मॉलिक्यूल देता हूँ जो अभी अभी हमने लिया था, CH, Cl, Br और I। सही है? कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, बोला है कि नहीं है? कार्बन टेट्राहाइड्रल ही होगा, तो आप कैसे भी जोड़ दें, चारों ही डिफरेंट हैं, H, Cl, Br और I। क्या आप इसके इक्वल हाफ कर सकते हैं? आप इसके किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ नहीं कर सकते। अगर आप वर्टिकल प्लेन भी लगाते हैं ऐसे, तो सामने वाले हिस्से को Br और पीछे वाले हिस्से को I मिलेगा, इक्वल हाफ नहीं बने। अगर आप हॉरिजेंटल प्लेन भी लगाते हैं तो ऊपर वाले हिस्से को मिलेगा H और नीचे वाले हिस्से को मिलेगा Cl। ऐसे प्लेन लगाओगे ना तो H ऊपर चला जाएगा और Cl नीचे, तो ऊपर वाले पोर्शन को तो मिलेगा H और नीचे वाले पोर्शन को मिलेगा Cl, तो भी इक्वल हाफ नहीं होंगे। तो क्या इसके अंदर POS होगा? अभी अभी बात की है, इसके अंदर POS नहीं होगा। ठीक, क्या इसके अंदर COS होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। आप इस पॉइंट से चलें, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्या मिल रहा है? H, तो फिर अपोजिट भी क्या मिलना चाहिए? H है क्या? H नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर COS भी नहीं होगा। जब POS और COS दोनों ही नहीं होते तो डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका मतलब ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में से हमने लॉजिक के साथ ये ढूंढ निकाला कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें POS और COS दोनों ही नहीं है, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये PPL को रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसकी 2 फॉर्म होंगी, एक होगी D और दूसरी होगी L। D को आप लोग प्लस भी बोल सकते हो और L को आप माइनस वाली फॉर्म भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है,
समझ गए ना। अगर ये मॉलिक्यूल लिखा है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसकी दो फॉर्म होती हैं, एक डी वाली और एक एल वाली। तो यानी ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि ये CH4 सिंगल फॉर्म में होता है, ये भी सिंगल फॉर्म में होता है क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, बट इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी है, तो ये डबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक क्लॉकवाइज रोटेशन वाली फॉर्म और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाली फॉर्म। ठीक है, अब देखो मैं एक मॉलिक्यूल्स आपको बताता हूँ। एथीन, जानते हैं एथीन क्या है, फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, H H ऐसे सब कुछ इसी प्लान में है। ठीक है, मेरा सवाल ये है क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। तो आपको इसके अंदर POS और COS दोनों ही चेक करने हैं। ठीक है, सबसे पहले POS चेक करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या इसके दो इक्वल हाफ हो सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको ऐसे कट कर दें, कर दिया, ऐसे कट करोगे तो आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर, इक्वल हाफ बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे भाई, एक हिस्सा तो आपको ऐसे दिखेगा कट करने के बाद, दूसरा हिस्सा कट करने के बाद कैसे दिखेगा, ऐसे। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल तो है। अगर बीच में मिरर लगा दूं तो ये मिरर में ऐसा दिखेगा और ये मिरर में ऐसा दिखेगा। इसका मतलब ये जो प्लेन है ये POS है, इसका मतलब इसके अंदर POS है। अब मेरा दूसरा सवाल ये है क्या इसके अंदर COS है, क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो चेक करो, ये देखो, ये और ये सही है। सेंटर ऑफ सिमेट्री वो सेंटर है जहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप या सेम एनवायरनमेंट आता हो। इस पॉइंट से आप इधर जाओ कार्बन तो अपोजिट आओ कार्बन, इस पॉइंट से आप इधर जाओ हाइड्रोजन तो इस पॉइंट से अपोजिट आओ फिर से हाइड्रोजन, इस पॉइंट से इधर जाओ हाइड्रोजन तो अपोजिट आओ हाइड्रोजन। इसका मतलब इस पॉइंट्स के दाएं बाएं सेम एनवायरनमेंट है, इधर और इधर सेम है, इधर और इधर सेम है, यानी यही इसके लिए क्या है, COS। यानी ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर POS भी है और COS भी है। अगर दोनों ही हैं या कोई एक भी है तो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी और ये इनएक्टिव मॉलिक्यूल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ध्यान रखोगे इस बात को। ठीक, अब मैं एक मॉलिक्यूल्स आपको दे रहा हूँ, आपको खुद सोचकर बताना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो मैं उसका नाम यहाँ लिख रहा हूँ 1,3-डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसको चेक करना है कि इसमें POS और COS है या नहीं है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ध्यान रहे इसकी दो फॉर्म होंगी, एक सिस और दूसरी होगी ट्रांस। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो आपने पढ़ी है। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन क्या होता है, यही तो होता है, 4 कार्बन वाली एक रिंग होती है, 1,3, ये पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो पहले और तीसरे पर क्या है, 2 मैथिल, तो एक मैथिल ये रहा और एक मैथिल ये रहा, बाकी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। सेम ग्रुप सेम साइड है तो क्या बनेगा, सिस। तो एक फॉर्म तो सिस हो जाएगी, दूसरी इसी की फॉर्म क्या बनेगी, ट्रांस। ट्रांस में क्या करना है, दोनों CH3 को अपोजिट कर देना। सेम ग्रुप अपोजिट चले गए तो क्या हो जाएगी, ट्रांस। ये ट्रांस है और ये कौन सी है, सिस। आपको दोनों ही मॉलिक्यूल को इंडिविजुअली देखना है और सोचना है क्या इनके आप इक्वल हाफ कर सकते हैं, यानी क्या इनके अंदर POS है, ठीक, और क्या इनके अंदर COS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर आपको इनके अंदर POS और COS दोनों ही नज़र नहीं आती हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और अगर कोई एक भी नज़र आ गई तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। हो सकता है ये ऑप्टिकली एक्टिव हो, ये इनएक्टिव हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों ही एक्टिव हो सकता है दोनों ही इनएक्टिव हो, कुछ भी हो सकता है। आप सोचिएगा।